हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होता है भूगोल में, बीए तृतीय वर्ष का जो भूगोल सब्जेक्ट होता है, इसमें आपका दूसरा प्रश्न पत्र होता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। और इसमें मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराना शुरू किया था। तो इसमें आपको मैंने लगभग 35-36 क्वेश्चन करा दिए हैं और मैंने बताया था 6 क्वेश्चन इसके और बचे हुए हैं जो इस वाले वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका टोटल 42-43 क्वेश्चन जो भी है वो हो जाएगा और इसी में से आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको सारा पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण का मतलब मिट्टी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उसकी उपजाऊपन शक्ति जो है उसको कैसे संरक्षित रख सकते हैं, वही सारी चीज़ें मृदा संरक्षण है। देखिए, मृदा संरक्षण एक ऐसी विधि जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है और मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी को निम्नलिखित दशाओं को रोका जाता है। भाई, मिट्टी का निम्नीकरण ना हो पाए यानी कि उसका अवनयन ना हो पाए, उसका अपरदन ना हो पाए, इस चीज़ को हम रोकने के लिए जो प्रबंध करते हैं तो वही चीज़ है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण के कई उपाय हैं, जैसे पशुओं की चराई पर नियंत्रण। अब भाई, पशु जब चरते हैं तो क्या होता है, ये घास को क्या करते हैं, मुंह से खाते हैं, चरते हैं तो घास को जड़ों सहित उखाड़ लेते हैं, तो मिट्टी ढीली हो जाती है, फिर हवा चलती है, बाढ़ आती है तो मिट्टी बह जाती है, तो अपरदन हो जाता है। तो इसलिए अगर हम पशुओं की चराई पर नियंत्रण करें, थोड़ा सा नियंत्रण लगाए, तो हो सकता है कि मिट्टी संरक्षण आपका हो जाए, यानी मृदा संरक्षण हो जाए। वनारोपण करें, यानी कि वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मैंने बताया था, वन जब लगाते हैं तो वनों का जो जड़ होता है, पेड़ पौधों का जो जड़ होता है, ये मिट्टी को बांध कर रखता है, जिससे मिट्टी का अपरदन कम होता है। मेड़बंदी कर दें, तो ये तो सरकार करा रही है आप सभी के खेतों में, हमारे भी खेतों में मतलब मेड़बंदी की प्रक्रिया चल रही है। सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि होता है, जिससे मिट्टी बहुत कम बहती है, यानी कि उसका अपरदन या निम्नीकरण बहुत कम होता है। तो ये सब आइडिया हैं, ये सब मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं नियंत्रण करने के उपाय हैं। फिर यहाँ है पर्यावरण परिवर्तन। तो पर्यावरण परिवर्तन पर्यावरण में होने वाला एक परिवर्तन या गड़बड़ी है। जैसे जब पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है या कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसे ही हम लोग कहते हैं पर्यावरण परिवर्तन। यह परिवर्तन अक्सर मानवीय प्रभाव और प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के कारण होता है। पर्यावरण परिवर्तन में प्राकृतिक आपदाएं और बाढ़, भूकंप, ये सब शामिल है। इन्हीं के कारण पर्यावरण परिवर्तित होता है। अब देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं इसको फालतू में आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर आपको पीडीएफ ही दे दूँ तो आप समझ सकते हैं इसमें। हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उनके कारण हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, एक निश्चित तापमान बना रहता है जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। अगर हरित गृह गैसें ना हो तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाएगी, हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। वही चीज़ है हरित गृह गैसें जो कि वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, ये प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु जिम्मेदार होती हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह गर्म एवं रहने योग्य बनी रहती। अगर हरित गृह गैसें हैं तो हमारा जो पृथ्वी है इसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहता है औसतन, और 15 डिग्री सेल्सियस का मतलब है एक अच्छा तापमान, यानी कि इसमें जीवन संभव है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसें ना हो, मतलब इनकी अनुपस्थिति हो जाए, तो पृथ्वी का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक असंतुलन को बिगाड़ता है, प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देता है। यानी अगर गैसें ही नहीं रहेंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, अभी ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हो गया, तो जब ये सारी गैसें नहीं रहेंगी तो पृथ्वी हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, बर्फ़ बन जाएगा एकदम पृथ्वी, तो इस पर जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए गैसों का रहना ज़रूरी है, ग्रीन हाउस गैसों का, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर भी हम लोग नहीं रह पाएंगे। अगर नहीं रहेंगी
तो बहुत कम हो जाएगा। तो दोनों परिस्थितियों में हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए इनका संतुलित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूमंडलीय तापन क्या है? इसको वैश्विक तापन भी बोलते हैं कहीं कहीं। क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन आता है। सामान्यतः मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरितगृह गैसों में वृद्धि के परिणामतः उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया तुरंत कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि हमारा वायुमंडल यानी जो क्षोभ मंडल है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हम लोग रह नहीं पाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए, हरित गृह गैसों में वृद्धि, इसी से क्या होता है, उत्पन्न तापमान को वैश्विक तापन कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है। तो गैसें एक निश्चित मात्रा में रहें तो ठीक रहेगा। जैविक घटक मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको मैं क्या पढ़ाऊँ आपको कि जैविक घटक वही पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जानवर, मनुष्य, जिसमें जान होता है वही होते हैं जैविक घटक। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में इसको बताया। फिर यहाँ जल चक्र, तो जल चक्र भी आसान है। लास्ट प्रश्न है आपका, जल चक्र क्या है? भाई आप देखते हैं कि जल समुद्र से क्या होता है, जल का मतलब वाष्पीकरण होता है, तो फिर बादल बनता है। जब हवाएं चलती है तो बादल कहीं जा कर के बारिश करा देता है, फिर वो यानी कि ज़मीन पर आ जाती हैं, जो पानी है वो ज़मीन पर आ जाता है, फिर नदी नालों के माध्यम से धीरे धीरे होकर के फिर समुद्र में जाता है, फिर वहाँ गैस बनकर उड़ जाता है, ऊपर जाके बर्फ़ बन जाता है, जम जाता है, फिर उसका संघनन होता है, फिर वर्षा होती है। ये प्रक्रिया ऐसे चक्र के रूप में चलती रहती है। प्रक्रिया जो है ये जल चक्र ऐसे चलता रहता है, यानी कि कभी ठोस में हो जाता है जल यानी बर्फ़ के रूप में, कभी वाष्प यानी गैस के रूप में, कभी द्रव यानी कि जल के रूप में हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं जल चक्र। अब यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, जल चक्र का तात्पर्य है पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच होने वाले जल के चक्रीय प्रवाह। वायुमंडल मतलब जब पृथ्वी का जो जल है ये समुद्र से वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंच जाता है। जल मंडल का मतलब समुद्र, स्थल का मतलब यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है। जल चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जल चक्र में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण आदि की प्रक्रिया शामिल होती हैं। तो ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन था सारा हो गया। मैंने थोड़ा तेज़ी से पढ़ाया है, इसमें कुछ समझाना था नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा।